हेनरीज लॉ क्या था? द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व्ड in a given amount of solvent at constant temperature is directly proportional to the partial pressure of the gas. ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं. इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. वो फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू के एच इंटू पी. अब x इज इक्वल टू के एच इंटू पी जो होता है ये तब होगा हमें जो न्यूमेरिकल के अंदर डाटा दिया होगा अगर हमारा के एच जो है, के एच क्या होता है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट. अगर हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्वर्स में दे रखा है, एटीएम इन्वर्स में दे रखा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं. लेकिन अगर हमें के एच एटीएम में दे रखा है तो हम यूज़ करें तो हम इसका उल्टा कर देंगे. पी को एक्स की जगह और एक्स को पी की जगह लिख देंगे. सो पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स. तो याद रखने दो फॉर्मूलाज हैं. ठीक है, जब के एच एटीएम इन्वर्स में दिया डाटा के अंदर तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जब के एच एटमॉस्फेयर में ही दे रखा है तो हम क्या यूज़ करेंगे? पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स. ठीक है, अब हम कोई भी एक, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है तीन चीज़ें हमारे पास. ठीक है, जिसमें से के एच मेरा क्या होता है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट. तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट तो मेरा हमेशा कांस्टेंट ही होगा ना. तो हमें इसकी तो वैल्यू दी होगी. हमेशा या तो प्रेशर ढूंढने के लिए बोलेंगे या मोल फ्रैक्शन ढूंढने के लिए बोल देंगे. ठीक है, तो या तो प्रेशर या मोल फ्रैक्शन ढूंढना होगा हमें. ठीक है, तो अभी हमें न्यूमेरिकल का डाटा दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है. दैट शुड बी अप्लाइड टू प्रिपेयर 0.6% सोल्यूशन ऑफ CO2. अगर हमें CO2 का 0.6% सोल्यूशन तैयार करना है, वो भी एक्वस है. ठीक है, मतलब CO2 पानी के अंदर डिजॉल्व है और KH की वैल्यू हमें दे रखी है. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमें परसेंटेज का मतलब समझ आना चाहिए. ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है. इसका मतलब क्या होता है कि हमने, अगर हमारे पास 100 ग्राम है कोई चीज़, ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे इन्होंने हमें 0.6% दे रखा है ना, तो ये हम क्या लेके चलेंगे कि ये दोनों क्या है? ये वेट बाय वेट ही है. तो मतलब 100 ग्राम परसेंटेज है, 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर. ठीक है, 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 0.6%, 0.6 ग्राम क्या है? हमारा सॉल्यूट है. तो हमने क्या ले लिया कि सॉल्यूट क्या है? 0.6 ग्राम. ठीक है, और वैसे तो ये सॉल्यूशन होना था. ठीक है, हम डेफिनेशन परसेंटेज की क्या होती है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 0.6 ग्राम सॉल्यूट. लेकिन इस केस में सॉल्यूट है ही इतना छोटा, 0.6 है, बस बहुत छोटा है. तो इसलिए सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों इक्वली होंगे. तो सॉल्वेंट क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास? 100 ग्राम. ठीक है, तो बेसिकली 0.6% का मतलब क्या था कि 100 ग्राम अगर हमने सॉल्यूशन लिया है तो उसके अंदर 0.6 ग्राम क्या होता है? हमारा सॉल्यूट होता है. अब सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट बहुत छोटा है तो सॉल्यूशन को ही हमने सॉल्वेंट ले लिया यहाँ पे. ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला देखो, ये हमारा एटीएम के अंदर ही दिया है. एटीएम इन्वर्स नहीं है, एटीएम है. तो फॉर्मूला क्या यूज़ होगा? पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स. सो पी इज इक्वल टू के एच हमने ये यूज़ कर लिया 1.8. ठीक है, और x क्या होता है? x होता है हमारा मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सॉल्यूट के मोल्स. तो सॉल्यूट के मोल्स 0.6 अपॉन में इसका जब मास निकालेंगे CO2 का तो ये हो जाएगा 44. तो 0.6 अपॉन 44 कर देंगे अपॉन में दोनों के मोल्स, मतलब सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी. तो सॉल्यूट के मोल्स तो ये हो गए, और सॉल्वेंट क्या था हमारा? कितना था हमारा? 100 ग्राम्स. तो 100 अपॉन में, देखो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया. एक्वस का मतलब क्या होता है? पानी के अंदर. पानी का फॉर्मूला H2O. तो देखो हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1. 2 है तो 1 इंटू 2, और प्लस में ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16. तो ये आंसर इसका क्या आ गया? 18. ठीक है, तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया और ये हमने इसको KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. तो इस तरीके से हम अपना प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, आगे चल, आगे हमारे पास ये डाटा है 0.4% सोल्यूशन ऑफ H2S एक्वस है. KH इज इक्वल टू 1.8 के बार. के बार होता है किलो बार. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास KH क्या दे रखा है? 1.8 के बार, ये है किलो बार. ठीक है, अब किलो
क्या होता है 10 किलो में होता है 10⁻³ तो 10⁻³ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इंटू बार। ठीक है, अब 0.4% सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 0.4% सॉल्यूशन का मतलब होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ये सॉल्यूशन है के अंदर 0.4 ग्राम सॉल्यूट। ठीक है, क्योंकि हमारा सॉल्यूट बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो हम इसमें से सॉल्वेंट माइनस करके निकालेंगे तो भी कम, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमने क्या कह दिया कि सॉल्यूट तो हमारा 0.4 ग्राम है। ठीक है, और सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन था, सॉल्वेंट को हमने सॉल्यूशन के इक्वल में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है, बहुत कम है सॉल्यूट। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, वैल्यूज़ डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे बार इन्वर्स नहीं है, बार ही है। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्या हो जाएगा, KH इंटू एक्स। पी इज इक्वल टू KH कितना है 1.8, किलो को हमने कन्वर्ट कर दिया था 10⁻³ और एक्स हम निकाल देंगे। अब हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। ये एक्स क्या होता है, ये होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ऊपर हमने सॉल्यूट के मोल्स रखे, अपॉन में हमने सॉल्यूट के मोल्स प्लस में सॉल्वेंट के मोल्स रखे। सॉल्यूट क्या है हमारे पास 0.4 ग्राम, तो 0.4 अपॉन में हमें मोल्स में बनाने हैं। तो मोल्स क्या होता है, मास, ये जो गिवन मास है अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूट हमारा क्या था H2S। अब H2S का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अब देखो सिंपल एक चीज़ बताती हूँ, हाइड्रोजन का मास होता है 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन क्या होता है 16 और कार्बन का होता है 12। अब इससे हम ये निकालते हैं, तो हाइड्रोजन का मास कितना था 1, लेकिन 2 है तो 1 × 2, और प्लस में है सल्फर, सल्फर कितना होता है 32, तो 2 + 32 क्या, कितना मास हो गया 34। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मोल्स बनाने के लिए 0.4 गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 34, अपॉन में सॉल्यूट के मोल्स हो गए। अब हम दोबारा से सॉल्यूट के मोल्स लिखेंगे और प्लस में सॉल्वेंट के मोल्स। सॉल्वेंट हमारे पास क्या हो गया 100 ग्राम, 100 ग्राम है, लेकिन हमारे पास एक्वा सोल्यूशन है। एक्वा सोल्यूशन मतलब हमारा यहाँ पे पानी के अंदर बना है, तो सॉल्यूट तो H2S है, लेकिन सॉल्वेंट क्या है पानी, तो पानी का मास याद रख लो 18। ठीक है, ये हमने बना लिया, और इसमें हम मल्टीप्लाई वगैरह फिर आगे करके इसका पूरा हम आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट एक आता है। थर्ड पार्ट में क्या है, 0.6 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, एक्वस है और KH क्या है 1.8 ATM इन्वर्स। अब देखो यहाँ पे इन्होंने हमें क्या दे दिया, ग्राम पर लीटर, और ग्राम पर लीटर किसकी यूनिट होती है, ये यूनिट होती है मोलैरिटी की। ठीक है, मतलब हमारा सोल्यूट जो वो ग्राम में, इन लीटर, लीटर मतलब 1000 cc ऑफ सोल्यूशन। तो ये हमारा क्लियर क्या है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी दे रखी है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, 2 हैं N2 है तो 28 हो गया, तो 0.4/28। अब डिवाइड बाय हमें दोनों का करना पड़ेगा। दोनों का मतलब 0.4/28 प्लस में हम क्या कर देंगे, प्लस में हमारे पास कितना था 1000 था सॉल्वेंट, और क्योंकि पानी था तो डिवाइड बाय 18, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कैसे लिख देंगे, अब साफ साफ करके ऐसे लिख देंगे, और इसको बाहर ले जाते हैं 1 पॉइंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम इसमें निकालते हैं, देखो ये मोलैरिटी दे रखी है, मतलब 0.6 मोलर है ये। ठीक है, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है 1000 cc सोल्यूशन अगर हमने ले लिया, उसके अंदर 0.6 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूट कितना हो गया, सोल्यूट हो गया 0.6 ग्राम्स। सॉल्वेंट कितना हो गया, देखो हमने एक्वा सॉल्यूशन बनाया है। नॉर्मली हमारा सॉल्वेंट, अभी इन्होंने हमें क्या दे रखा है, हमें अभी इन्होंने सॉल्यूशन दे रखी है। सॉल्यूशन क्या है 1000 cc। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है तो याद रखेंगे पानी की जो डेंसिटी होती है वो 1 ही होती है। ठीक है, पानी की डेंसिटी क्या होती है 1 ही होती है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके तो 1000 ग्राम ही आ जाएगा हमारा आंसर। और हमारे पास सॉल्यूट इतना कम है कि हम इन दोनों को माइनस करके क्या सॉल्वेंट निकालेंगे, सॉल्वेंट हमारा सॉल्यूशन के इक्वल भी हम लिख देते हैं 1000 ग्राम्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्वर्स लिख रखा है इन्होंने, तो हम ये P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू KH इंटू पी। तो अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, x इज इक्वल टू KH इंटू पी वाला। ठीक है,
अभी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं x इज़ इक्वल टू के एच इंटू पी। तो हमें क्या निकालना है, प्रेशर। तो प्रेशर तो ये हो गया x इज़ इक्वल टू के एच इंटू पी। अब प्रेशर हमें निकालना है, तो प्रेशर को यहाँ रखते हैं और के एच को नीचे ले जाते हैं, तो x अपॉन में के एच आ गया। ठीक है, अब के एच क्या था हमारा, के एच था 1.8, तो नीचे 1.8 और ये मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास मास कितना आ गया था हमारे सॉल्यूट का, 0.4 अपॉन में नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन N2 है ना, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, तो 2 का कितना होगा। अगले वाले पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, 0.6 मोलल सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन जो कि एक्वस है, और के एच क्या है 1.6 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 0.8 मोलल से क्या हमें पता लग रहा है वो देखते हैं। मोलल मतलब मोलैलिटी दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, मोलैलिटी, मोलल है ये। ठीक है, मोलैलिटी है, मोलैलिटी ये होती है 0.8 मोलल का क्या मतलब होता है, 1000 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट है, उसके अंदर हमारे पास क्या है 0.8 ग्राम सोल्यूट। ठीक है, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 0.8 ग्राम क्या है, सोल्यूट है। अब हमारे पास हम लिखते हैं सोल्यूट इज़ इक्वल टू 0.8 ग्राम, सॉल्वेंट इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हमें के एच जो है वो बार के अंदर दे रखा है, ठीक है, तो बार इन्वर्स नहीं है, बार है, तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इज़ इक्वल टू के एच इंटू एक्स। याद रखना है जब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, सिंपल बार लिखा हुआ है, -1 नहीं लिखा हुआ ऊपर, तो P इज़ इक्वल टू के एच इंटू एक्स यूज़ करते हैं। तो प्रेशर हमें निकालना है, तो प्रेशर इज़ इक्वल टू के एच क्या दे रखा है 1.6 बार, तो 1.6 इंटू हमें एक्स क्या दे रखा है, एक्स के लिए हमें सबसे पहले सोल्यूट के मोल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसको, इसके मोल्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब हम मोलर लिखते हैं ना 0.8 मोलर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल अगर हमें मोल फ्रैक्शन बनाना है तो याद रखना सोल्यूट के मोल 0.8 ही लिख देना, तो 0.8 अपॉन में नीचे दोबारा से 0.8 और प्लस में हमारे पास पानी है, हमारे पास सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम, और इसके अगर हम मोल्स बनाए तो 1000 अपॉन में पानी है ना, तो उसका वेट 18, उसका मॉलिक्यूलर मास 18 है, तो 1000 अपॉन में 18 मोल्स, और इसकी वैल्यू होती है 55.5 मोल्स। तो ये भी हमें याद रखना है। तो यहाँ पे सॉल्यूट के मोल्स हमने लिख दिए 0.8, तो यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे हमें मोलैलिटी दे रखी थी, ठीक है 0.8 मोलल। ठीक है, तो मोलैलिटी को ही हमने सॉल्यूट के मोल लिख देते हैं। ठीक है, तो 0.8 अपॉन में 0.8 प्लस में ये हमने सॉल्वेंट के मोल्स लिख दिए 55.5। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा 0.8 अपॉन 0.8 इंटू प्लस में 55.5, ये आ गया हमारा। इस तरीके से हम प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व पर लीटर बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑफ 6 एटमॉस्फेयर। के एच की वैल्यू दे रखी है 1.8 ATM इनवर्स। ठीक है, अब पहले हम प्रेशर निकाल रहे थे, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, वो भी नाइट्रोजन गैस का। सबसे पहले तो ऐसे केस में हम ये चेक करते हैं कि जो प्रेशर है और के एच है उन दोनों में क्या ATM आ रहा है, क्या दोनों की यूनिट सेम लिखी हुई है, तो हाँ यहाँ पे भी ATM है, यहाँ पे भी ATM है, तो हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम सिंपल सबसे पहले हमें नाइट्रोजन गैस का मास निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, सोल्यूट का मास। तो सोल्यूट इज़ इक्वल टू हमने लेट कर लिया कि M है हमारा सोल्यूट। ठीक है, और ऐसे केसेस में सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर, तो हम अपने सॉल्वेंट को क्या लेंगे, सॉल्वेंट को हमेशा, जब हमें सोल्यूट का नहीं पता, सॉल्वेंट को हमेशा 1000 ग्राम लेते हैं। ठीक है, अब प्रेशर हमें क्या दे रखा है इन्होंने, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और के एच क्या है 1.8 ATM इनवर्स। क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x इज़ इक्वल टू के एच इंटू पी। एक्स मोल फ्रैक्शन है, पी प्रेशर, के एच क्या है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, तो x हम क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, सोल्यूट का मास वो है m अपॉन में हमारे पास, हम इसके मोल्स बनाते थे तो उसके लिए हम क्या करते थे, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास एक का 14 है, तो N2 का क्या होगा 28 अपॉन में दोबारा से सोल्यूट के मोल्स प्लस में सॉल्वेंट के मोल, सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम, क्योंकि ये हमने पानी के अंदर ही मिक्स कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा तो पानी होगा, तो 1000 अपॉन में 18 कर दिया इसको, और इज इक्वल टू के एच कितना है 1.8 इंटू हमारा प्रेशर, प्रेशर क्या दे रखा है 6। तो ये, तो इस तरीके से हम अपना मास जो है वो ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 1000 अपॉन 18 की वैल्यू हमें हमेशा याद होनी चाहिए,
1000/18 की वैल्यू हमें हमेशा पता होनी चाहिए, ये होती है 55.5। तो हम लिख देंगे m/28 प्लस में 55.5 इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द मास ऑफ, हमें CO2 का मास निकालना है। कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 जो कि हमने डिज़ोल्व किया है पर लीटर। ठीक है, बाय अप्लाइंग प्रेशर, हमने प्रेशर क्या अप्लाई किया है 6 बार का, और हमारा KH क्या है 1.8 पास्कल इनवर्स। अब अगर हम बात करें ये क्या यूनिट्स दे रखी हैं, कभी ATM आ रहा है, कभी पास्कल आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ये हैं बेसिकली प्रेशर की यूनिट्स। तो प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि ATM, mm/टॉर, सेंटीमीटर, बार या पास्कल। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट अलग है, यहाँ पे अलग है। तो कन्वर्जन के लिए हमें यहाँ एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी होती है, 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm/टॉर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.01325 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। अब देखो यहाँ पे हमें प्रेशर दे रखा है 5 बार 6 बार के अंदर, और KH किस में है पास्कल के अंदर। ये रहा बार और ये रहा पास्कल। अब या तो हम बार को पास्कल में कन्वर्ट कर लें या हम पास्कल को बार में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम पास्कल के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा KH भी पास्कल के अंदर रखा है। ठीक है, तो प्रेशर को ऐसा करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। प्रेशर अभी 6 बार है, इसको पास्कल में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बार को पास्कल में जाना है, तो 1.01325 बार जो होता है इट इज़ इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो 1 बार किसके इक्वल होगा, तो 1.01325 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो 1 बार किसके इक्वल में हो जाएगा 10⁵ अपॉन में 1.01325 पास्कल। और हमें क्या कन्वर्ट करना है 6 बार को। तो अगर 6 बार को कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे, बस इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 6 अपॉन 1.01325 पास्कल। तो ये हमने पास्कल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा प्रेशर आ गया पास्कल के अंदर, KH हमारा ऑलरेडी पास्कल के अंदर दे रखा था। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास, क्योंकि KH जो है वो इन्वर्स में दे रखा था, तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे x इज इक्वल टू KH इंटू P। अब x क्या है था हमारे पास, देखो हमारे पास दिया हुआ था इन्होंने CO2 दे रखा है। ठीक है, और हमें उसका मास निकालना है। तो ये सॉल्यूट है, इसका मास तो हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, हमें इसका मास निकालना है। ओके, और CO2 है। CO2 का मॉलिक्यूलर मास हमेशा याद रख लो होता है 44। क्या होता है CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44। अब CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे हमने कैलकुलेट किया 44, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 इंटू 2 32 और ऐड करके 44 आ गया मास। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। x इज इक्वल टू KH इंटू P हमें करना है। ठीक है, तो x में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूट के मोल्स लिखेंगे। तो सॉल्यूट के मोल्स बनाने के लिए मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास है 44, अपॉन में मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, और प्लस में 1000/18 करते हैं तो 55.5। हमारे पास यहाँ पे KH कितना दे रखा है इन्होंने 1.8 पास्कल इनवर्स दे रखा है, और प्रेशर हमने अभी कन्वर्ट कर लिया था पास्कल के अंदर, जो क्या था 6 इंटू 10⁵ 1.01325। तो यहाँ से हम पूरा कैलकुलेशन करके आगे मास को निकालेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो इन्होंने हमें दे रखा है वो क्या है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एट 4 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन KH इज इक्वल टू 1.6 बार। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, मास निकाल रहे थे। ठीक है, अब हमें सॉल्युबिलिटी पूछ ली। सॉल्युबिलिटी का बेसिक मतलब यही होता है क्या, कि हमें मास ही निकालना है। ठीक है, तो दूसरे टर्म्स में ये हमसे मास ही पूछ रहे हैं सॉल्यूट का। ओके, तो सबसे पहले हमें देखो क्या निकालना है, सॉल्यूट का मास, जो कि हमें नहीं पता। ये मास है ग्राम के अंदर। ठीक है, लेकिन अब हम सबसे पहले ऐसे करते हैं, यहीं इसको मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का एक का एटम का कितना होता है 14, और 2 है तो इंटू 2 तो 28। तो m/28 करके हमने इसके ये मोल्स बना दिए यहीं। ठीक है, तो ये सॉल्यूट ग्राम्स में और ये मोल्स के अंदर। आगे इन्होंने हमें KH दे रखा है, KH क्या है 1.6 बार।
ओके। और ऐसे केसेस में जहाँ पे सॉल्युबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करनी होती है, जहाँ पे हमें सॉल्वेंट नहीं दे रखा, तो सॉल्वेंट को हम हमेशा क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं 1000 ग्राम्स। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आगे हम देखो नाइट्रोजन का प्रेशर भी दे रखा है, उन्होंने प्रेशर दे रखा है 4 atm। अब सिंपल देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो हमने अपना ये सारा डेटा लिख दिया। दूसरे स्टेप में हमें चेक करना है कि प्रेशर की जो यूनिट है और जो हमारे हेनरीज लॉ कांस्टेंट की की यूनिट है, क्या वो सेम है? नहीं, ये दोनों की यूनिट क्या है, अलग है। तो हमें हमेशा कन्वर्ट करना है के की यूनिट के अंदर, बार के अंदर। तो प्रेशर एटीएम के अंदर जो दे रखा है उसको बार के अंदर कन्वर्ट करना है। अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला देखा हुआ है जहाँ पे इन्होंने बताया कि 1 atm, बुरी लंबा फॉर्मूला है लेकिन हमें सिर्फ अभी एटीएम और बार को देखना है। तो 1 atm इज़ इक्वल टू 1.01325 बार। ओके। और हमारे पास क्या है, प्रेशर एटीएम के अंदर है, हमें बार में ही तो कन्वर्ट करना है। तो सिंपल क्या कर देंगे, 1 atm, तो 1 atm इज़ इक्वल टू 1.01325 बार हमें पता है, और हमें 4 atm को कन्वर्ट करना है। तो 4 atm को कन्वर्ट करने के लिए हम इसको बस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बार में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं के एच हमें, क्योंकि सिंपल बार में दे रखा है, कोई इन्वर्स का साइन नहीं है, तो हम फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाएंगे, पी इज़ इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे पी हमारे पास ये प्रेशर आ गया 1.01325 इंटू 4, और इक्वल टू के एच हमें क्या दे रखा है, के एच दे रखा है 1.6, तो के एच 1.6 हमने लिख दिया। इनटू हमें एक्स निकालना है, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब हमें सॉल्यूट के मोल्स ऊपर रखने हैं, तो ये हमने सॉल्यूट के मोल्स ऊपर रख दिए, अपॉन में सॉल्यूट के मोल्स प्लस में सॉल्वेंट के मोल्स। सॉल्वेंट क्या है, 1000 ग्राम। अब सॉल्वेंट के मोल्स बनाने के लिए 1000 अपॉन में, क्योंकि यहाँ पे दे रखा हमें नाइट्रोजन किस में मिक्स किए, तो हम पानी को ही लेट करके चल रहे हैं। तो 1000 अपॉन 18, अभी मैंने बताया था 55.55 मोल्स आ गया। तो सॉल्वेंट के मोल्स क्लियरली कितने आ गए हैं, 55.5। तो इस तरीके से हम बाकी कैलकुलेट करके आगे मास निकाल लेंगे। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि हमें फॉर्मूला का यूज़ करना है और फॉर्मूला में किस तरीके से चीज़ों को इनपुट करना है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन हम खुद भी कर लेंगे। अब इन्होंने हमें क्या बोल दिया, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एट 6 बार गिवन KH 1.8 atm इनवर्स इन्होंने दे दिया हमें। अब देखो पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या हो रखा था, हमें वो कम से कम गैस तो बता रहे थे, है ना, कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या जो भी है, तो हम निकाल लेते थे उससे मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अब हम इन्होंने गैस ही नहीं बता रखी, इन्होंने सिंपल लिख दिया सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस निकालो। तो ऐसे केस में देखो, ना हमें गैस का मास पता है, ना ही हमें मॉलिक्यूलर मास पता है, तो हम सिंपल मोल्स को ही लेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है हमारे पास, एन मोल्स है हमारे पास सोल्यूट के। ठीक है, तो हमने एन लेट कर लिया। ओके। और हमारे पास सॉल्वेंट नहीं दे रखा, सॉल्वेंट को हमेशा क्या है, हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे 1000 ग्राम्स। ठीक है, की एच की वैल्यू दे रखी है 1.8 atm इनवर्स, और प्रेशर दे रखा है 6 बार। देखो प्रेशर बार में है, के एच एटीएम में है, तो बार को एटीएम में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बार को एटीएम में, तो बार को लेफ़्ट साइड लिखेंगे, तो बार को हमें कन्वर्ट करना है एटीएम में। तो 1 atm किसके बराबर होता है, 1.01325 बार के। ठीक है, अब हमें बार को एटीएम में लेके जाना है, तो अगर इतना बार 1 atm है, तो 1 बार कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 1.01325 atm। ठीक है, और हमारे पास अगर इन्होंने दे रखा है 6 बार, तो 6 बार के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 6 × 6 1.01325 नीचे आ गया, तो ये हमने एटीएम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास के एच जो है वो एटीएम इनवर्स में है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, एक्स इज इक्वल टू के एच इंटू पी। ठीक है, तो एक्स क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने एन लेट कर लिया, क्योंकि हमें गैस का ही नहीं पता, मॉलिक्यूलर मास ही नहीं पता, तो इसको और हम लिख ही नहीं सकते आगे। तो एन अपॉन में मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट के मोल्स, सॉल्वेंट 1000 ग्राम है, तो हमारे पास सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम्स है, तो इस 1000 को अब हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें इन्होंने दे नहीं रखा कहाँ मिक्स कर रखा है, तो पानी हम लेट करके 1000/18, जिसकी वैल्यू होती है 55.5 मोल्स। ठीक है, तो इसीलिए गैस के कितने मोल्स हो गए अब, 55.5। ठीक है, इक्वल टू के एच कितना है, 1.8 atm इंटू प्रेशर क्या बन गया, हमने कन्वर्ट करके एटीएम में क्या लिख दिया था, 1.01325 इसमें ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से एन की वैल्यू बहुत क्लियरली निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हमें इन्होंने क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज़ 0.76,
कैलकुलेट्स इट्स सॉल्युबिलिटी। अगला क्वेश्चन क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर इज 0.76, कैलकुलेट्स इट्स सॉल्युबिलिटी इफ़ हमारे पास KH इज इक्वल टू 1.8 बार। तो नॉर्मली अगर हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये तो x दे दिया, ये KH दे दिया और हम सीधा इससे कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन नहीं, हमें निकालनी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब हमें सीधा सीधा यहाँ पे क्या निकालना है, अपना मास निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास KH दे रखा है 1.8 बार, तो हम कौन सा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो क्या हम सीधा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 0.76 डाल के KH डाल के सब निकाल दें, नहीं, वो गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे अब ध्यान से समझना है कि इन्होंने हमें नाइट्रोजन इन दी एयर का दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, नाइट्रोजन इन द एयर का दे रखा है हमें इन्होंने, लेकिन हमें क्या यूज़ करना है, हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन चाहिए। तो यहाँ पे हम डाल्टन्स लॉ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन ऐसे दिया हो तो हमें ये वाला ऐसे करना है। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू एक्स, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर इनटू पी इन द एयर, पी ऑफ द एयर मतलब प्रेशर जो एयर का है, ठीक है। तो हमें देखो लगाना तो हमें यही फॉर्मूला है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर प्रेशर नहीं दे रखा। अब वो प्रेशर हम निकालेंगे डाल्टन्स लॉ से। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, एक्स, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर इनटू प्रेशर ऑफ द एयर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द नाइट्रोजन इन द एयर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है 0.76, इन्होंने हमें दे रखा है। और प्रेशर एयर के अंदर कितना होता है, वैसे तो एयर के अंदर जो प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है, लेकिन हमने वो फॉर्मूलाज में देख रखा है ना, 1 ATM को अगर हमें बार में लिखना होता है तो 1.01325 बार होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1.01325 बार, ओके। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे प्रेशर क्या होगा। तो अब यहाँ से हम पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। तो हम इन दोनों को अभी ऐसे ही लेके चल रहे हैं, दोनों मल्टीप्लिकेशन में भी हम मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकाल रहे। तो ये हो गया नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो प्रेशर तो हमने निकाल दिया, ये है 0.76 इंटू 1.01325 बार, ठीक है। और KH उन्होंने हमें क्या दे रखा है, 1.8 बार, इनटू में हमें दे रखा है x, जो कि क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो क्या मोल फ्रैक्शन ये है, नहीं, ये तो यहाँ ही यूज़ हो गया। ये जो मोल फ्रैक्शन है ये हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है, मतलब हमें मास निकालना है। तो लेट कर लो कि मास सॉल्यूट का कितना है, m। तो m अपॉन में हमें मोल्स बनाने हैं, तो नाइट्रोजन का कितना हो गया, m/28 अपॉन में दोबारा से सॉल्यूट ऑफ के मोल्स m/28 प्लस में हम सॉल्वेंट को क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट को हम ले रहे हैं 1000 ग्राम्स, ठीक है। और हम पानी हमेशा लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो 1000/18, तो मोल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 1000/18 हो जाएगा, तो 55.5 मोल्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, 55.5। तो इस तरीके से हम फर्दर m का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने नाइट्रोजन लिखा था, तो एक और आ जाएगा, जैसे कि हमें इन्होंने बोल दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का क्या है, 0.32 है, ये एयर के अंदर है, और हमारे पास KH दे रखा है 1.6 ATM इन्वर्स। तो अब सॉल्युबिलिटी निकालो। सॉल्युबिलिटी का भी मैंने बताया ही था कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी मतलब हमें मास निकालना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें मास निकालना है तो वापस दोबारा से वही डाल्टन्स लॉ से हम क्या कर लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ एयर। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर हमें दे रखा है 0.32, और पार्शियल प्रेशर एयर के अंदर हमें एटमॉस्फेरिक वाली यूनिट दे रखी है। अब तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है एयर के अंदर, 1 ATM, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये 0.32 ATM ही आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ATM इन्वर्स दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, KH के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू KH इंटू पी। तो ये क्या हो गया, m अपॉन में, क्योंकि हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है, m अपॉन में ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का एक का मास होता है 16, तो 2 है, तो 16 2 = 32, तो m/32 ये हमने सॉल्यूट के मोल्स बना लिए, अपॉन में सॉल्यूट के मोल्स प्लस में सॉल्वेंट के मोल्स, अगेन 1000 ग्राम लेते हैं, डिवाइड बाई 18 करते हैं, तो 55.5 मोल्स हो गए। और KH हमारे पास कितना दे रखा है, 1.6, और प्रेशर हमने निकाल लिया था 0.32। तो इस तरीके से हम दोबारा से यहाँ से क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे।
अब आगे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कंडीशंस फॉर दी हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं? पहला कंडीशन होती है कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए। दूसरा, प्रेशर लो होना चाहिए। तीसरा, गैस शुड नीदर रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट नॉर एसोसिएट और डिसोसिएट। मतलब गैस जो है वो सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए ताकि कोई और कंपाउंड ना बन जाए। ना ही एसोसिएशन होना चाहिए, ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बारी पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, क्या है कि हेनरीज लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है। ये 1 या 2 मार्क्स में आते हैं। तो हेनरीज लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है कि जितना हेनरीज लॉ कांस्टेंट मतलब के एच जितना ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो मोर द के एच लेस इज़ दी सॉल्युबिलिटी। के एच जितना ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब के एच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। के एच ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, के एच कम तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। अगला फैक्टर आता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे हम गैस को अकेला प्रेशर लगा के ही लिक्विफाई कर सकते हैं। तो जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही हमारे सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ये दोनों डायरेक्टली रिलेशन में होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी कम। ठीक है, अगर उन्होंने हमें बोल दिया क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा, क्योंकि दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है। ठीक है, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पे तो इन्वर्स रिलेशन था, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर मैं बोल दूँ कि एक में क्रिटिकल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और एक में क्रिटिकल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है उसकी ही सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अब अगर मैं पूछूं कि एक का केएच हमें दे रखा है 1.8 और एक का केएच दे रखा है 1.9, तो इन दोनों में से किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी? याद रखना है, क्रिटिकल टेम्परेचर तो डायरेक्ट रिलेशन में था, लेकिन जो केएच होता है वो इन्वर्स होता है। तो अगर हमें सॉल्युबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो हमें केएच कम ढूंढना पड़ेगा। तो ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो केएच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, लेकिन जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो डायरेक्टली है। और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पेपर के अंदर हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अगर उन्होंने पूछ लिया कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है तो हम केएच कम वाला ढूंढेंगे। अगर उन्होंने पूछा कि सॉल्युबिलिटी किसकी कम है तो हम केएच ज़्यादा वाला लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया।